एक समस्या और आ रही थी कि वकीलों से जब हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि उनके मासिक भत्ते और वेतन को लेके कुछ जो है उस पे भी बार काउंसिल जो है प्रकाश डाले। देख, कुछ ऐसे वकील भी हैं जो नए लड़के आजकल जुड़ रहे हैं, वो भाव भौकाल के लिए थोड़ा सा मतलब अपनी दबिश दिखाने के लिए। और आजकल एक अपराध लगता है कि कोई भी वकील समाज अगर जुड़ता है तो वो जमीन कब्जा करने के लिए और इन तमाम उद्देश्यों के साथ जुड़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये तार्किक है, ये वाकई में है कि बस केवल एक वकील समाज को बदनाम करने के लिए सब बातें कही जाती हैं? देखिए, चुनाव हो रहा है और इसमें मैं प्रत्याशी खुद हूँ और मैं अगर हमको अधिवक्ता भाई बहन अगर उस लायक बनाते हैं तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे और पहली मांग मेरी होगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो। अगर वकीलों के अब इस समय की तानाशाही गवर्नमेंट, इसलिए थोड़ा सा पुलिस को मैं कहूंगा कि जरा सा कोई जूनियर अधिवक्ता कहीं चला जाता, उसके खिलाफ अधिवक्ता आया, मुकदमा तुरंत लिख गया। हम ऐसे एक दिन पढ़ रहे थे जी, तो हमने देखा कि 1960 में हमारे मथुरा में बिहारी जी का मंदिर तोड़ दिया गया जी, और मंदिर के जो छवियों को ले जाके आगरा के जामा मस्जिद सीढ़ियों में चुना दिया गया जी। वेतन के बारे में तो सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत सारे अधिवक्ता हैं, तो इसलिए वेतन के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब सरकार की तरफ से आप आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी में वकीलों को भी जोड़े। अच्छा, आय की दृष्टि से तो हमारे वकालत पे से फायदा है। ये कमी सरकार की है। क्लोजियम बार बार रिपोर्ट भेजती है, बार बार नाम भेजती है, वो रिजेक्ट करती है। अब सरकार की मंशा क्या है, क्लोजियम की मंशा क्या है? सरकार चाहती सीधे नियुक्ति हो, क्लोजियम चाहती क्लोजियम की वाजाही नियुक्ति हो। भारत की न्याय व्यवस्था पे कोई टिप्पणी नहीं है। भारत के माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे जजों की संख्या बहुत कम थी, अभी भी 50 न्यायमूर्तियों की जगह कम है। नमस्कार, हमारा नाम है सर्वेश और आप देख रहे हैं बोल वचन। 1993 में एक फिल्म आती है। फिल्म लाजवाब होती है, अभिनय करने वाले लाजवाब होते हैं, कहानी लाजवाब होती है, गाने लाजवाब होते हैं, लाजवाब होता है एक डायलॉग जो कि फिल्माया गया होता है न्यायालय के कोर्ट परिसर में। डायलॉग कुछ यूं होता है, तारीख पर तारीख, जज साहब यहाँ तारीख तो मिलती है पर न्याय नहीं मिलता। मूवी का क्या नाम है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस डायलॉग ने भारत की न्याय व्यवस्था को बताया। भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था भी कुछ ऐसी है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो आज भी ये आंकड़े लंबित हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 5.43 करोड़ कुल लंबित मामले हैं, जिसमें से जिला न्यायालय में 4.7 करोड़ मामले अभी भी लंबित हैं। उच्च न्यायालय में ये संख्या 62 लाख की है और हाई कोर्ट में 87,000 की है। बूढ़ पुरनिया एक बात कहा करते थे, भैया जिंदगी में 3 कोट के चक्कर में कभी ना पड़ना, सफेद कोट, पेटी कोट और काला कोट। जब काला कोट का इतना भय रहेगा समाज में तो न्याय कैसे मिलेगा? आज हमारा पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है। मैं गणेश जी की वंदना करते हुए उनको अपना पहला मेहमान मानता हूं और उन्हीं के साक्षी में अपने दूसरे मेहमान का जिक्र जो आपके सामने करने जा रहा हूं, वो भी एक काला कोट धारक है। वो एक खास तरह का आभूषण पहनते हैं जिसका नाम है हंसी। अगर हम उनकी बात करें तो उनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है। अपने वकील भाइयों के लिए, सब समाज के लिए वो हमेशा एक टांग पे बकोध्यानम की तरह खड़े रहते हैं, एक फोन पे उनकी मदद के लिए हमेशा पहुंचे रहते हैं। भारत के बाबाओं के साथ उनका अच्छा संबंध है, गौ प्रेमी है, सनातन के पुरोधा है और स्वदेशी उत्पादों के विश्व के पटल पर लाना चाहते हैं और वकील हैं। वकालत की दुनिया में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं। आइए आज आपको उनसे मिलाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो हम आपसे फिल्मों से ही बात करते हैं। आपने भी ये फिल्म देखी होगी, ये डायलॉग सुना होगा। ये भारत की न्याय व्यवस्था को बताता है। मैंने कुछ आंकड़े आपको बताए, आपने सुना होगा। तो भारत की न्याय व्यवस्था पे आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, भारत की न्याय व्यवस्था पे कोई टिप्पणी नहीं है। भारत के माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे जजों की संख्या बहुत कम थी, अभी भी 50 न्यायमूर्तियों की जगह कम है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 25 न्यायमूर्ति नवनियुक्त हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय में। और जब जजों की संख्या ही कम रहेगी तो मुकदमे कैसे टेकअप होंगे? रोज की फाइलिंग दर भी ज्यादा है और पेंडिंग भी व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी सी सारी कोर्टें खाली रहती हैं। लखनऊ की जो ये 57 कोर्ट बनी हुई है, जिसमें मुश्किल से 20 कोर्टें चल रही हैं। आज के डेट में अभी 1 महीना लगभग हो गया कि कुछ कोर्टें यहाँ आई हैं। इसलिए
प्रेगनेंसी है। तो ये क्या कारण है कि इतने स्थान रिक्त हैं न्यायाधीशों के? हाँ, ये कमी सरकार की है। क्लोजियम बार-बार रिपोर्ट भेजती है, बार-बार नाम भेजती है, वो रिजेक्ट करती है। अब सरकार की मंशा क्या है, क्लोजियम की मंशा क्या है? सरकार चाहती सीधे नियुक्ति हो, क्लोजियम चाहती क्लोजियम की वाजाही नियुक्ति हो। इस वजह से थी। अब धीरे-धीरे पारदर्शिता हो रही है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। अभी 25 न्यायमूर्ति जल्द ही नियुक्त हुए हैं और फिर भी नाम गए हैं, जल्द से जल्दी फिर नियुक्ति होगी। इसी पारदर्शिता पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन कहीं एक ये भी कारण तो नहीं है कि लोग जैसे अगर कोई कैंडिडेट है, कोई युवा है हमारे आप जैसा, जी, जी। तो वो वकालत करने के लिए ज़्यादा जोर देता है और वकील बनने के ज़्यादा जोर देता है, न्यायाधीश बनने का उसका रुझान थोड़ा-सा कम होता है। जी हाँ, ये आपकी बात हमारे आप जैसे नहीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता लोग हैं, उनका जो वकालत के पेशे में जो काम है, उनके पास बहुत सारा काम रहता है, वो न्यायमूर्ति बनना नहीं चाहते हैं कि न्यायमूर्ति बन के हम एक बंध जाएँगे और ऐसे हमारा खुला पैसा हम कितने काम करते हैं, इस तरीके की अच्छा, योजना अगर है। जी। आय की दृष्टि से देखा जाए, जी, जी, जी। तो फ़ायदा कहाँ है? आय की दृष्टि से तो हमारे वकालत पेशे में फ़ायदा है, जो हमारा पैसा है। जी। अच्छा, अच्छा। और भौकाल ज़्यादा कहाँ है? भोपाल भोपाल ज़्यादा जजी में है। अगर वहाँ पहुँच गए तो सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाएँ होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, जी। और जैसा कि मतलब जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपका एक फीडबैक मिला कि आप अपने वकील भाइयों के लिए हमेशा खड़े भी रहते हैं। तो हम किसी भी वर्ग में हों, हर वर्ग में कई पायदान होते हैं, एक उच्च पायदान, एक मध्य पायदान, एक निम्न पायदान। तो हमने कोशिश करी कि हम निम्न पायदान के वकीलों से मिलें और उनकी समस्याओं से समझें और वो उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव अभी चुनाव में आएँगे, उनसे बात करें। तो उन्होंने कुछ समस्याएँ बताई। उस समस्याओं में सबसे पहले जो समस्या आई वो ये थी कि उन्होंने एक माँग करी कि उनको और उनके परिवार के स्वास्थ्य संबंधी कुछ बीमाएँ सरकार की तरफ से भी और जो उनके पदाधिकारी हैं, वो बार काउंसिल की तरफ से भी कुछ व्यवस्था करें। तो उसपे क्या आपका दृष्टिकोण है? देखिए, बार काउंसिल तो करती चली आ रही, बार काउंसिल तो कर रही, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो सबको दिया जा रहा है, इस मांग को दिल्ली गवर्नमेंट ने कर दिया, छत्तीसगढ़ ने कर दिया। जी। उत्तर प्रदेश में अगर अधिवक्ता भाई और बहन हमको मौका देंगे, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि स्वास्थ्य बीमा हम लागू कराएँ। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से आप जी। आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी में वकीलों को भी जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, जी। अच्छा, एक समस्या और आ रही थी कि ज वकीलों से जब हम बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उनके मासिक भत्ते और वेतन को लेके कुछ जो है, उस पे भी बार काउंसिल जो है प्रकाश डाले। देखिए जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, जी। नए अधिवक्ता हैं, उनको सबसे पहले लाइब्रेरी चाहिए, जी। पढ़ने की किताबें चाहिए। उसके लिए हम ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे, सुचारू बैठने की व्यवस्था करेंगे। नए अधिवक्ताओं के 3 साल 5-5 हज़ार रुपए पर मंथ भत्ते की व्यवस्था करेंगे। जी। ये सब चीज़ अगर हमको मौका मतलब मिला जो तो मैं नए माँग वकील करूँगा। आ रहे हैं, जी। उनके लिए आप जो है लाइब्रेरी के साथ-साथ मासिक भत्ते का भी जी। जो है प्रोग्राम रख रहे हैं। जी। अच्छा, जो वेतन की एक बात कही है, उस पे क्या? देखिए, वेतन के बारे में तो सोचना पड़ेगा अभी, क्योंकि जी। बहुत सारे अधिवक्ता हैं हर अधिवक्ता, तो इसलिए वेतन के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वेतन के बारे में हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अगर वो अपना सरेंडर करते हैं, अपना कार्ड सरेंडर करते हैं कि हमको नहीं, तो उनकी मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। जी। इसके बारे में लिखा जाएगा। अच्छा, और हम जूनियर वकील से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कभी-कभी किसी मामले में हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो कई तरह के व्यय आते हैं। उसमें एक यातायात व्यय भी होता है। तो यातायात व्यय में कुछ व्यय ऐसे हैं जो सरकार को सोचना चाहिए, जो टैक्स के माध्यम से है, तो वो टैक्स जो है कर मुक्त कर दे वकीलों को। उसमें एक टोल टैक्स की बात बहुत सामने उभर के आई। तो उस पे क्या विचार है आपका? टोल के बारे में अगर अधिवक्ता भाई-बहन अगर मुझे मौका देंगे, हम पहुँचेंगे, तो अधिवक्ता अपने निजी कार्य के लिए नहीं जाता है। अगर वो निजी कार्य के लिए जाए तो टोल दे, तो अदर काम के लिए अगर जाता है तो उसके लिए टोल के लिए हम गवर्नमेंट से लिखेंगे और गवर्नमेंट से माँग करेंगे और हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरी माँग को रखेगी और पूरा करेगी। अ, जूनियर वकील की कहानी अगर कही जाएगी, जी। तो उसमें कुछ बातें आई, है ना? आपने भी कभी शुरू किया होगा। तो पहले आप शुरू कर रहे थे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वकालत की इस दुनिया में? देखिए मेरी यही लखनऊ कलेक्टेड से शुरुआत हुई है, जी। मेरी वकालत की। अच्छा। हमने भी बहुत छोटे से काम किया है। किस सन में शुरुआत किया था आपने? हम 2005 में शुरुआत 2005 में शुरू किए जी। थे, लगभग आज 20 साल जी। हो गया। जी। तो 20 साल का ये सुनहरा सफ़र जो आपका रहा, इसमें बहुत सारे अच्छे-बुरे सब तरह के, है ना, जी। मीठे-खट्टे अनुभव आए होंगे। जी, जी। तो जब आप किसी न किसी के जूनियर रहे होंगे, जी। आपके वकील गुरु कौन थे? एस के अग्रवाल।
एस के अग्रवाल जी आपके वकील गुरु थे। तो हम जब वकीलों से बात कर रहे थे और ये नॉर्मल जो है अमूमन हमारे कानों में आई भी कि जूनियर वकील की स्थिति बड़ी खराब है, जो सीनियर वकील होते हैं वो उनसे अपने व्यक्तिगत काम भी करवाते हैं, तो ये कितना प्रतिशत सही? देखिए, हम इस पे तो कुछ नहीं कहेंगे। हमारे गुरु ने हमारे साथ बहुत सम्मान किया और हमारी हमेशा प्रतिष्ठा रखा। मैंने उनके घर का कोई काम नहीं किया। देखिए, चैम्बर का काम है तो चैम्बर में सुबह भी जाना पड़ेगा, शाम को भी जाना पड़ेगा, नेक्स्ट डे की तैयारी करना पड़ेगा, ये तो आपका वो फर्ज है। तो प्रोफेशनल वर्क और हो मैं गया। अपने ऊपर ये नहीं कहता हूँ, ना मैं ये कह सकता हूँ कि कोई वकील अपने घर का कभी शिकायत आपने कराता देखा है। कि वकीलों में एक ऐसा नहीं, है उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता अच्छा, क्योंकि मैंने अच्छा। कोई निजी कार्य नहीं किया। जी। जी। तो दूसरा जो है 1961 की अगर हम बात करें तो 1961 के बाद से बार काउंसिल के चुनाव होने लगे थे जी, और तब से लेके अभी तक अनवरत चुनाव हो रहे हैं, जी, कुछ जी। समय बीच में अगर छोड़ दे जी। तो आप देखिए कि क्या कहते हैं, तब से लेके अभी तक कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें अभी भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कोर्ट कचहरी का वातावरण, तमाम चीजें काफी दयनीय स्थिति में है। जैसे हम बात कर रहे थे तो लखनऊ की कचहरी की बात हो रही थी, तो वहां पे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है ना? और भी ऐसे तमाम गांव देहात में, जब ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पे ये स्थिति है, तो और भी होगा, है ना? प्रसाधन की उचित व्यवस्था नहीं है ना? तो ये कुछ छोटी-मोटी जो है, मतलब ये मूलभूत सुविधाएँ, तो पानी और प्रसाधन तो होना ही चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वाक़ई में दयनीय स्थिति है कि केवल बस बात है ऐसी? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। हुँ, गवर्नमेंट मौके-मौके पे हर बारों को पैसा देती है जी, और बनता भी है, लेकिन अब वो दोनों का फर्ज होता है। हुँ, अधिवक्ताओं का भी वो अधिकार होता है कि उसको सुरक्षित रखें। जी, बार-बार गवर्नमेंट वो बार को पैसा देती है, हर बार को पैसा देती है। प्रसाधन बनते, पानी की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, उनको बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था हो जाती है। अभी पिछले इसी 10-15 साल में काफ़ी पैसा, जैसे लखनऊ कलेक्टर है, सिविल कोर्ट है, अदर जनपद में हर जगह टीन शेड है, मल्टी लेवल बिल्डिंग है, ये सब बन रही हैं। सारी व्यवस्थाएँ तुरंत नहीं, सुधर रही धीरे-धीरे। जी। आपने बजट शब्द का ज़िक्र किया, इसी बजट शब्द पे बात कर लेते हैं। जी, एक वकील और थे, जी, उनका ये प्रश्न था कि जितने भी बजट बार काउंसिल के पदाधिकारी द्वारा खर्चा किया जाता है, जो भी बजट आता है, जी, उसको सार्वजनिक कर दिया जाए कि कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ जी, और किन-किन कामों में लगाया गया। तो इस जी। पे आपकी क्या मंशा है? जी हाँ, अगर हमको हम इसी वजह से यही सारे मुद्दा लेके मैं चुनाव में आया हूँ। अगर मुझे ये अधिवक्ता भाई-बहन मुझे मौका देंगे और मैं अगर चुनाव जीत के वहाँ जाऊँगा, तो हम अपने 5 साल का पूरा ब्यौरा, चुनाव जिस दिन खत्म मतलब होगा, हमारी अल्टर कमेटी आएगी, मैं उस दिन सपुर्द कर दूँगा। मतलब कि आप सार्वजनिक के जी, जी, पक्ष में जी, हैं। जी, अच्छा, ठीक है। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, जी, है ना? अच्छे भी और बुरे भी। तो लखनऊ में जहाँ पे सेंटर्ड है, तो वकीलों का मतलब एक अच्छा पक्ष भी है ना? कुछ अच्छे वकील भी हैं और कुछ ऐसे वकील भी हैं जो नए लड़के आजकल जुड़ रहे हैं, वो भाव-भौकाल के लिए थोड़ा-सा मतलब अपनी दबिश दिखाने के लिए। और आजकल एक अपराध लगता है कि कोई भी वकील समाज अगर जुड़ता है, तो वो ज़मीन कब्ज़ा करने के लिए और इन तमाम उद्देश्यों के साथ जुड़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये तार्किक है, ये वाक़ई में है कि बस केवल एक वकील समाज को बदनाम करने के लिए सब बातें कही जाती देखिए, वकील कभी ज़मीन कब्ज़ा करने नहीं जाता है, जी। ये कहना बिल्कुल गलत है। हैं? जी, वकील हैं, बच्चे हैं, नए हैं, अगर वो नहीं न्याय के लिए खड़े होंगे, तो किसके लिए खड़े होंगे? एक जी, आदमी आता है कि हमारा प्लॉट कब्ज़ा हो गया, जी, हमारे प्लॉट को उन्होंने कब्ज़ा कर लिया या किसी ने ले लिया, जी, तो हमारे अधिवक्ता भाई, बंधु जितने भी हैं, वो देखते हैं। अगर हमारा धोखे से अधिवक्ता उस मौके पे प्लॉट पे चला गया जी, या स्पॉट पे चला गया, देख लिया, तो क्या जी, उसने प्लॉट थोड़ी कब्ज़ा कर लिया? जी, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं, वकीलों के प्रति गलत बात सोचना, ये बिल्कुल गलत है। आपने भी बहुत सारे केस लड़े होंगे, जी। कुछ हाई प्रोफ़ाइल केस भी लड़े होंगे। जी, जी, क्या जी। कभी आपको कोई धमकी मिली? एक दो बार मिली, लेकिन वो सब मिली चली, कोई कोई दिक्कत नहीं है, तो चलता रहता है हमारे पेशे में, अच्छे-बुरे सब मिलते ही हैं। जी, जी। कभी आपने कोई धमकी नहीं, नहीं, कोई धमकी नहीं। अच्छा, जी। अच्छा। तो जैसे क्या कहते हैं, अभी कुछ संगीन मामले भी हुए थे। जी। अभी लखनऊ में जीवा का मर्डर हो गया था जी, जी। और भी 2-3 ऐसे मामले हुए जो कि एक वकील समाज की जान कितनी सस्ती है और कितना बड़ा लूपहोल है, इस पे भी एक जो है क्या कहते हैं मुद्दा उठ के आता है। तो इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है? देखिए, इसको लेकर के हमारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने काफ़ी सुरक्षा व्यवस्थाएँ किया है।
तहसील की और कोर्ट की, और इस पे काम बराबर चल रहा है। जल्द से जल्द कोई भी अपराधी या कोई गलत आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आने वाले सारे डिजिटल सिस्टम सब लग रहे हैं, जिनका जो वकील होगा, जिसको और होगा, जिसको सीओपी कार्ड बना होगा, वो अपना कार्ड रखेगा तभी एंट्री होगी। इस पे गवर्नमेंट कार्य कर रही है, जल्द से जल्द उसका निस्तारण हो जाएगा। अच्छा, आपके जीवन का कोई एक ऐसा केस जो आपके दिल के और दिमाग के बहुत करीब रहा? जी। ऐसे तो बहुत सारे केस आए, वो कोई पर्टिकुलर केस तो मतलब ध्यान वो नहीं। जिसने आपके वकालत नामे और वकालत की जिंदगी को बदल के रख दिया, या आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा? हाँ, हम ये बताना चाहेंगे कि हम ऐसे एक दिन पढ़ रहे थे, जी। तो हमने देखा कि 1960 में हम्म। हमारे मथुरा में बिहारी जी का मंदिर तोड़ दिया गया, जी। और मंदिर के जो छवियों को ले जाके आगरा के जामा मस्जिद सीढ़ियों में चुना दिया गया। जी। हमने इस बात को अपने गुरुजी देवकीनंदन ठाकुर जी से बताया, और जी। कई तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किया, बताया। जी। उनके जब समझ में आया तो उसको लेकर के मैंने एक मुकदमा आगरा में दाखिल किया था। वो केस इसी अभी वजह चल से। रहा है? जी हाँ। क्या उसकी कुछ थोड़ा हमारे जब दर्शकों को बताइए कि क्या उसकी जब हमने उसको दाखिल किया, तो हमको लगा कि हमको हो सकता है बिहारी जी ने बुलाया हो ये काम करने के लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो एक एक हफ्ता 10-10 दिन पे लगता था। हमने फिलहाल सीढ़ी चढ़ने को रोक लगवा दिया था। तो ये आगरा जामा मस्जिद की बात? जी हाँ, जी हाँ। अभी इस केस में क्या स्थिति है? अब सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कृष्ण जन्मभूमि से या उससे रिलेटेड जितने भी मुकदमे थे, सब एक जगह कंबाइंड कर दिया है। इसलिए उनकी सबका ट्रायल बंद हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा। जी, सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी मंदिर की ही बात कर लेते हैं। राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जी, जो कि राम मंदिर बनाने के पक्ष में भी होता है और बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ देने के पक्ष में भी होता है। जी। सुरेश चंद्र मिश्रा जी इस मुद्दे को, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले को कैसे देखते हैं? आप इनके पक्ष में हैं, खुश हैं, नाखुश हैं, कुछ प्रतिशत खुश है, या कुछ प्रतिशत आप इसमें सुधार और होने की संभावना चाहते हैं? नहीं, हम 100% इस मामले से खुश है। देखिए, 5 एकड़ उन्होंने दे दिया। जी। 5 एकड़ उन्होंने दे दिया मस्जिद के लिए। जी। वो अपनी मस्जिद बनाए। हमारा भव्य भगवान का राम मंदिर वहां था और वो जी। बन गया। तो इस तरह से कल को कोई भी आक्रांता आएगा, जी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर पे आक्रमण करेगा, हम उसका 500 वर्षों तक संघर्ष करके न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे, राम जी के आदर्शों पे चलेंगे, और फिर अंत में वो जगह तो हमको मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में हम उससे दुगनी तिगुनी जमीन दे देंगे। तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। आपका कहना गलत है, लेकिन वो काफी दिनों तक फैसला चलता रहा, लोग देखते रहे, और वहां कहीं ना कहीं कुछ हमारे मुस्लिम भी भाई बहन हैं, वो भी इस देश के हिस्सा हैं। उसको देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उनका भी नमाज कहीं ना कहीं हो। नहीं, हम नमाज किसी के नमाज तो, आस्था पे कोई ठेस नहीं पहुंचाते, पर सामने वाला अगर हमारी आस्था पे ठेस पहुंचाए तो उसका विरोध भी करते हैं। जी। 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 ठीक है। एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्तमान में, कुत्तों के ऊपर, जी, जो जी। भारत के देसी कुत्ते हैं, देसी नस्ल के कुत्ते हैं, उनको लेके, कि उन कुत्तों को जो है सार्वजनिक स्थानों से हटा दिया जाए, उनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, जिससे जो तमाम कुत्ता प्रेमी समाज के लोग हैं वो इससे नाखुश थे। तो आप एक वकील होने के नाते इस फैसले को कैसे देखते हैं? अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आपके क्या दृष्टिकोण है? देखिए, कुत्तों को लेके जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस फैसला को हम सराहनीय कहते हैं। इसलिए कि बहुत सारे कुत्ते गली में भूखा चला करते हैं, बहुत सारे बच्चों को काट लेते, कभी किसी को काट लेते हैं, तो उनकी तो पर्टिकुलर एक जगह होनी चाहिए। जी। जैसे मतलब कि कहा, ये समाज के और मानव और समाज के लिए भी जरूरी है, और जी, कुत्ता भी सुरक्षित रहे। और जो कुत्ता प्रेमी है, वो कुत्ते का बाकायदा उसके लिए तो लाइसेंस बनवाए, अपने घर में पाले। जी। उसके लिए तो गवर्नमेंट ने कहीं रखा है। तो ऐसी व्यवस्था क्या गायों के लिए भी होनी चाहिए? वैसे तो है मवेशियों के लिए, कि जो है क्या कहते हैं, वो सड़क पे और जितने भी हाईवेज हैं उन सब से हटाया जाए। जैसा कि जब हम आपके पॉडकास्ट से पहले, जो कि हर पत्रकार करता है, रिसर्च करता है, अध्ययन करता है ना, अपने मेहमान के बारे में, तो उनकी प्रोफाइल भी खंगालता है, और तो हम आपके जब व्यक्तिगत जीवन में झांक रहे थे, झांकने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए माफी चाहेंगे। तो हमने देखा कि आपका गायों के साथ बड़ा लगाव है ना? और आप जो कि सनातन प्रेमी भी हैं, तो क्या गाय के मतलब आपके दृष्टिकोण से गायों को भी भारत में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जैसे कि अभी हिंदू राष्ट्र की माँग हो रही है, और गाय को भी जो है, क्योंकि एक हिंदू समाज जो है वो राष्ट्रमाता मानता है, गौ माता मानता है। तो क्या आपके हिसाब से अभी राष्ट्रीय पशु बाघ है ना? क्या गाय को ये दर्जा मिलना चाहिए?
जी, इसके बारे में तो मैं बराबर कहता आया हूँ कि गौ माता को राजमाता का दर्जा मिलना ही चाहिए और गौ माता से तो मुझे इतना प्रेम है कि हम उसके बारे में अपनी व्याख्यान कर ही नहीं सकते हैं जी। कि लगभग हमको 3 साल हो गया। एक दिन मैं किसी मामले में अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ, मैं किसी मामले में डिस्टर्ब था, मैं जा रहा था। जी। मेरी गाय खुली थी, बाहर आ गई और वो बार-बार हमको रोक रही थी। जी। फिर हमने सोचा हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो हमको रोक रही हो। हुँ। हम नहीं गए उस दिन, रुक गए। हुँ। कोई हमको छू नहीं सकता, अगर हमारी गाय खुली हो बाहर आ जाए तो मुझे कोई छू नहीं सकता, आप बात नहीं कर सकते। हुँ। इतना उनको मुझसे लगाव है हुँ। और हम उनके प्रति अगर उनको कोई समस्या हो जाए तो उसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम नहीं, इसलिए नहीं छोड़ सकते हुँ। कि हमारे गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। जी। अब हम भी आज भी कोई सत्यनारायण भगवान का या कोई भी कथा या कोई भी हम अपने सनातन में कोई कार्य करते हैं तो गाय का गोबर लाते हैं, गौर बनाते हैं, उसको सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके जल से पवित्र करते हैं। तो इसलिए गौ माता से बढ़ के कुछ नहीं है। हम अपनी गौ माता को हम उसको मानते भी हैं और हम इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को जितने हमारे सनातनी भाई बहन हैं जो भी हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि जैसे गौ माता का दूध अमृत है वैसे गौ माता की एक एक चीज अमृत है। हम तो जल्द से जल्द उससे उसके गोबर से धूप बत्ती भी बनाते हैं, उससे मैं धूप भी करता हूँ, उससे अगरबत्ती करता हूँ, उस एक एक चीज का मैं आनंद लेता हूँ उसमें। जी। तो ये तो आपकी एक आस्था का विषय हो गया, आपके विश्वास का आपके व्यक्तिगत जो है उसका भी विषय हो गया। एक न्यायिक दृष्टिकोण से, है जी ना? एक वकील होने के नाते जी। क्या ये कितना तार्किक है? वकील होने के नाते भी तार्किक है, 100% तार्किक है, क्योंकि बाघ में क्या बुराई है? राष्ट्रीय आपको मालूम है राष्ट्रीय पशु होने का दर्जा किन मानकों पे दिया जाता है? जी, देखिए हमारी गौ माता को तो दो प्रतिनिधि, जैसे महाराष्ट्र में भी इनको गौ माता का दर्जा दे चुका है, राजमाता का दर्जा दिया जा चुका है। जी। इसलिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से हम समय समय पे हमेशा लिखा करते हैं कि गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए, इसलिए कि गौ माता में जो गौ माता को 2 दिन रख के सुबह स्पर्श करता है उसको बहुत सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं, उनके सारे काम जो कभी नहीं बनने वाले वो काम बन जाते हैं। उस गाय माता से क्या मतलब, इससे गाय माता तो 100% मैं ईश्वर से निवेदन करता हूँ, जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ, जब भी मैं अपने सवेरे और शाम में गौ माता से करता हूँ, सुबह उनका पैर छू करके ही मैं कोर्ट जाता हूँ, अपने कार्य की शुरुआत करता हूँ। शाम को मैं कहीं से लौट के आता हूँ या बाई चांस 1-2 दिन नहीं आया, लौट के आता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी गौशाला में जाता हूँ, अपनी गौ माता तक पैर छूता हूँ, उनसे उनकी समस्याएं मैं खुद पूछता हूँ, मुझे जानकारी हो जाती है कि इनको कोई समस्या तो नहीं रही। मैं उस लड़के को तुरंत बुलाता हूँ कि हमारी गाय को कोई दिक्कत है, कल पानी पिलाया था, नहीं पिलाया था, आज इनको दिक्कत है कि नहीं दिक्कत, तो ये हमारी है। और मैं इससे पूरे प्रदेश को, पूरे मतलब भारत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कि अगर आपके पास व्यवस्था है, ईश्वर ने दिया है, तो एक गाय को आपको पालना चाहिए और पहले ऐसा होता आया है। मोदी जी भी गाय के साथ फोटो खिंचाते हैं, जी, जी। घुंघरू गाय के साथ। जी, एक जी। ऐसी नस्ल जो कि बहुत ही कॉम्पेटेबल है गायों को पालने के लिए घर में, है ना? जी, जी। तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए मोदी जी फोटो ही नहीं खिंचाते हैं। मोदी जी फोटो ही नहीं खिंचाते, मोदी जी ने अपने आवास पे भी गाय को पाल रखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पाल रखा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पाल रखा है। वो भी कहीं जाते हैं तो गौ माता की सेवा करते हैं, आते हैं तो जाते हैं तो हमेशा वो समय समय पर उनकी फोटो आया करती है। जी। जी, जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आप उनको बहुत मानते हैं, उनका रख-रखाव करते हैं और उसी के साथ-साथ आपने कहा कि आप उनके प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं। तो स्वदेशी प्रोडक्ट ऐसे कौन से हैं जिसको आप जो है विश्व स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिन आप चाहते हैं कि समाज में, लोगों में उनका थोड़ा-सा प्रचलन बढ़े? अभी तो फिलहाल हम चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये व्यवस्था कर रहा हूँ कि गोबर के जैसे मैं उपले बनाता हूँ, गोबर की मैं धूप बत्ती बनाता हूँ, गोमूत्र मैं शुद्ध करता हूँ, कि ये सारी चीज स्वदेशी अपनी लोग यूज करें। जी। जैसे अभी आप मार्केट में जाइए, एक कंडा अगर मांगिए, जिसको उपल कहते हैं, कंडा मांगते हैं तो 5 रुपए का 10 रुपए का मिलता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं। हमारे यहाँ आज भी गौशाला में 10-5 बोरे कंडे लगे होंगे, हम उससे धूप बत्ती बनाते हैं। धूप बत्ती इस तरीके हम हमारी जो शुरू हुई है, जल्द से जल्द वो हम मार्केट में लाएंगे कि हर दिन वाइज, जैसे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति उस हिसाब से हम बना रहे हैं कि डे वाइज आज ये लगाएंगे, कल ये लगाएंगे। हम उसकी दिया भी बनाते हैं, उसमें गाय के घी का उसका स्वदेशी दीपक जलाते उत्पादों की हैं। अगर बात करें तो आप बेसिकली 2 उत्पादों को लाने की बात कर रहे हैं, जी, जी। एक उपले और एक जो है अगरबत्ती, जी, जी। ठीक है। अच्छा आप एक 2 वकीलों का नाम मैं ले रहा हूँ, बहुत ही प्रख्यात हैं। एक है हरिशंकर जैन जी और एक उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन जी। इनसे आप कहीं व्यक्तिगत मिले हैं? जी, 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 कई बार मिले, वो हमारे गुरु समान हैं, बड़े भाई हैं, उनका बराबर स्नेह हमको मिलता रहा है। जी।
जी। तो वो पहले यही माननीय उच्च न्यायालय में ही वकालत करते थे, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। फ़ोन नंबर है, अभी भी मेरी बात होती है, ज समय-समय पर मैं उनसे मार्गदर्शन लिया जी, करता हूँ। और जैसे उनसे बात होती है, तो और भी लोगों से बात होती होगी, उस पे आएँगे अभी। लेकिन क्या आपकी जो है मतलब उन्होंने जो ज्ञान-व्यापी का मुद्दा एक छेड़ा, तो आपको लगता है कि ऐसे और भी मुद्दे हैं जिसमें अगर उनका ध्यान ना गया तो आपका ध्यान जा रहा होगा, या आपका भविष्य में ऐसा कुछ एजेंडा होगा कि आप उस मुद्दों पे बात करना चाहेंगे? ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई केस जो आपकी नज़र में, ज़हन में घूम रहा है? हो सकता है वो आपका भविष्य में आपका ध्येय भी हो और आपके जीवन का एक लक्ष्य भी हो। देखिए, मेरे दिमाग में घूम कुछ नहीं रहा। हम दिन प्रतिदिन एक-एक नई-नई खोज करते हैं, पढ़ा करते हैं, उसमें जो आता है मैं उसको करता हूँ। अभी कोई ऐसी एक खोज? नहीं, ऐसा ऐसी कोई खोज अभी कोई ऐसा नहीं आया है कि जिस पे हम तुरंत करें। हम जिसको खोजते हैं और जो हमको मिलता है, उस पे मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है जी। ज्ञान-व्यापी का मामला कब तक? जल्द ही माननीय न्यायालय में है, न्यायालय जल्दी उसका फैसला करेगी। जी, जी। जी। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि आपकी उनसे बात होती है, ऐसे और भी बीजेपी के कुछ पदाधिकारी होंगे जिनसे आपकी बात होगी, जिनसे आपका उठना-बैठना होगा, मिलना-जुलना होगा। कुछ आपके दोस्त यार भी होंगे, ऐसे भी कुछ हैं? जी, जी। कोई ऐसे मित्र जो कि बड़े इस समय पॉलिटिकल फ्रेंड आपके? नहीं, इस तरीके के पॉलिटिकल फ्रंट तो मेरे कोई नहीं है, जी। लेकिन बाकी मैं मिलता-जुलता सबसे रहता। अच्छा, जैसा कि मैंने देखा कि आपका बाबाओं के साथ काफ़ी जो है जी, जी। उठना-बैठना है, जी, जी। आप उनके साथ काफ़ी सौहार्दपूर्ण संबंध में रहते हैं। जी, जी। तो किन-किन लोगों से, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व, किन-किन व्यक्तियों से आपका परिचय है? देखिए मेरा बचपन से ये उद्देश्य रहा, जी। बचपन से हमारी श्रद्धा रही संतों के प्रति। वो मैं संतों के प्रति किसी संत को मैं देखता था तो उसमें हम दुर्जन की भावना हमेशा संत को ही मानते हैं और संत को परमपिता परमेश्वर मान के मैं उनसे मिलता हूँ। और देश-विदेश अपने देश ही नहीं, विदेश के भी संतों से मैं बराबर संपर्क में हूँ, बराबर उनसे बात करता हूँ और उनको भगवान मान के मैं उनको गुरु मान के ही उनका सम्मान करता हूँ। जी। जैसा हमने देखा कि आपकी फ़ोटो देवकीनंद ठाकुर जी के साथ भी है, जी, जी, जी। कुछ बरसाना, जी। कुछ वृंदावन, जी, कुछ जी। अयोध्या, जी, है जी, ना? जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी आपकी कुछ फ़ोटो देखी जी। गई। तो आप इनसे व्यक्तिगत मिले भी हैं, तो इनका कैसा व्यवहार है? इनकी क्या समाज में सोच है? क्योंकि एक बाबाओं को लेके एक समाज में एक भ्रांति है कि अगर ये बाबा इतने ही आस्थावान हैं, इतने ही मोह-माया को विरक्त होने जब अपनी कथा में कहते हैं, तो कहते हैं मोह-माया त्यागो, और खुद लेजेंडर की गाड़ी से घूमते हैं, फॉर्च्यूनर की गाड़ी से घूमते हैं। तो ये लोग व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं? ये आपकी बात मैं सहमत हूँ लेकिन संत हैं अगर वो 10 लोगों को समझाते हैं कहते हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए तो अगर टिप्पणी करने पे आए तो टिप्पणी करने पे किसी को नहीं रोक सकते हैं लेकिन जो काम देवकीनंदन ठाकुर करते जो अनुरुद्धाचार्य करते जो अभी आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं 15-15 किलोमीटर चलते हैं कोई एक परग नहीं चल सकता रही बात लेजेंडर की चलने डिफेंडर की चलने तो वो अपने भक्त है कोई भक्त लाता है दे जाता तो उस गाड़ी का अगर भक्त अगर उसको यूज ना करे वो चले ना तो भक्त की फिर श्रद्धा में तो आएगा तो आ जाएगी कि हमने गुरुजी को दिया गुरुजी उस पे चले गए बैठे नहीं मतलब वही है कि भगवान के पास भक्त ने जो चढ़ा दिया, भक्त उसका जो है सम्मान पूर्वक उनको लेके आए और भगवान उसका भोग कर लेते हैं। जी 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 अच्छा, बार-बार एक समाज में एक आवाज़ उठती रहती है, जिससे आपका संबंध सीधे है। एक वकील होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते भी, कि भारत में ऐसे कई मंदिर हैं और ऐसे तमाम मंदिर हैं जिसमें सरकार का कब्ज़ा है। तो वो चाहते हैं कि जो मंदिर है, वो सरकार के तंत्र से मुक्त हो जाए। इसमें एक वकील होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते आपका क्या मंशा है? आपके क्या मंतव्य हैं? देखिए अगर कोई मंदिर को अगर सरकार अपने कब्जे में ले लेती है हुँ, तो उस मंदिर का रख रखाव बेहतर होता है जी, मंदिर पे जैसे अभी राम मंदिर बना जी, वो गवर्नमेंट के अंदर है अंडर है वहाँ पुजारियों की नियमित सैलरी है जी, बंद गया कि पुजारी को इतना मिलेगा हुँ, आने जाने की इतना भीड़ भाड़ सारी समस्याओं से पब्लिकली कोई टेंशन नहीं है हुँ, जैसे बिहारी जी का मंदिर है अभी हुँ, बिहारी जी के मंदिर पे वो बनना है कॉरिडोर, कॉरिडोर बनना है कॉरिडोर आज के डेट में बिहारी जी के मंदिर में ये समस्या कि संडे और सैटरडे आप दर्शन नहीं कर सकते हुँ, छोटी छोटी गलियां हैं इतनी भीड़ हो जाती है कि आदमी सीज बोल जाते हैं, मर जाते हैं लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं अभी लेटेस्ट हम खुद ही गए थे सैटरडे के दिन गए थे दर्शन नहीं कर पाए हुँ, मैं दर्शन नहीं कर पाया रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा फिर हुँ। नेक्स्ट डे हमको पुलिस ले जाके 5वें गेट से किसी तरीके से अंदर गई तो मैं बिहारी जी का दर्शन कर पाया इसलिए अगर गवर्नमेंट उसको लेती है और कॉरिडोर बनता है तो मेरे हिसाब से वो ठीक है ठीक, रख-रखाव के लिए करती है, जी जी समाज की भलाई के लिए करती जी है। जी तो सरकार को फिर मस्जिदों से क्या परहेज है? मस्जिदों का भी रख-रखाव करे, उनको भी अपने कब्जे में ले, वहाँ पे भी चंदा आता है, उसको भी राष्ट्रीय कोष में इस्तेमाल करे, चर्च का, गिरजाघर का, गुरुद्वारे का, सिर्फ मंदिर ही क्यों?
हाँ हाँ, ये सरकार विचार कर रही बराबर, सरकार के पास ये सारी विचार चल रहा कि एक चीज पे काम होगा, जल्द ही आपकी ये भी मंशा पूरी होगी। सरकार और हमारा संविधान, जी, जो कि आप बेहतर जानते होंगे, धर्मनिरपेक्षता की ओर, धर्मनिरपेक्षता की गवाही करता है, धर्मनिरपेक्षता की वकालत करता है। तो धर्मनिरपेक्षता तो सबका साथ, सबका विकास, फिर क्या तो मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, सबका रख रखाव होना चाहिए। हाँ, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के गवर्नमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि किसी का विकास नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास ही है। देखिए, राम मंदिर बना, कॉरिडोर बनेगा, बांके बिहारी बनेगा, इसी तरीके जितने भी मंदिर हैं, अगर मंदिरों को लेंगे तो मस्जिदों पे भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि कॉरिडोर बनना चाहिए, मस्जिदों की भी व्यवस्था हो रही है, उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सब चल रहा है। वो हमारे देश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और वो इस पे विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उस पे वो स्पेशल विचार कर रहे हैं और जल्द ही ये भी काम होगा। वकीलों को जब हम वकीलों से बात कर रहे थे तो तमाम वकील समाज से एक बात उठ के आती है कि वो एक खास तरह के एक्ट की मांग कर रहे हैं, जो कि है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो उस पे आपका क्या दृष्टिकोण है, आप क्या सोचते हैं, क्या सुधार होने चाहिए? ये इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारी बार काउंसिल ने मांग किया तो एक्ट तैयार है, उसका मसौदा तैयार है, कई बार भेजा गया, उस पे हमारी बार काउंसिल के सदस्य, अध्यक्ष, मंत्री उस पे कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। किन कारणों की वजह से? अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ किस कारणों के कारण लागू नहीं हुआ। हाँ, चुनाव हो रहा है और इसमें मैं प्रत्याशी खुद हूँ, और मैं, अगर हमको अधिवक्ता भाई बहन अगर उस लायक बनाते हैं तो हम गवर्नमेंट से ये मांग करेंगे, और पहली मांग मेरी होगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में लागू हो। जी, अच्छा, वकीलों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना धरातल पे जब वो ग्राउंड वर्क करते हैं तो करना पड़ता है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि वकीलों को जो भी समय वर्तमान में समस्याएं वो फेस कर रहे हैं वो क्या है? जैसे देखिए, जैसे अभी आप ही ने कहा थोड़ी देर पहले कि वकील जाते हैं तो प्लाट कब्जा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वकील जब कोई उसका मौकिल आता है, जो भी आता है उसके पास, उसको भगवान तो उस पे वो विशेष काम करता है, वो हर एंगल से उसको चाहता है कि हमारा मौकिल हमारे पास से निराश होके ना जाए, उसको न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास करता है। उसमें कहीं कुछ गलत हो जाता है तो अगर वकीलों के, अब इस समय की तानाशाही गवर्नमेंट, इसलिए थोड़ा सा पुलिस को मैं कहूंगा कि जरा सा कोई जूनियर अधिवक्ता कहीं चला जाता है, उसके खिलाफ अधिवक्ता आया, मुकदमा तुरंत लिख गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उसके बारे में जांच करिए, जानकारी करिए कि क्या ये सही था, क्या गलत था, तब आप मुकदमा लाज करिए, FIR लाज करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। बोल वचन का ये पहला पॉडकास्ट एपिसोड था जो कि सुरेश कुमार मिश्रा जी, एडवोकेट सुरेश कुमार मिश्रा जी को केंद्रित कर रहा था। आपने देखा, बहुत जल्द ही हम नए पॉडकास्ट के साथ, नए मेहमान के साथ आएंगे, नई बातों के साथ आएंगे, नए मुद्दे लेके आएंगे, नए विषय के साथ आएंगे। पॉडकास्ट का मेरा एक ही उद्देश्य है, जिस भी पॉडकास्ट के साथ आऊंगा, भारत के विकास के लिए, भारत की समस्याओं को समाधान हेतु और भारत की बात करने आऊंगा। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम हैं सर्वेश, आप देख रहे थे बोल वचन। बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।